देखो, रिटर्न ऑफ इनकम क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब है हम लोग जब भी पैसे अर्न करते हैं ना, तो वी कैन अर्न मनी इन आइदर ऑफ दीज हेड्स। आइदर नहीं, वी कैन हैव इनकम फ्रॉम ऑल दीज हेड्स। जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, अदर सोर्स हो गया। ये जो है इसका मतलब क्या है? अपने कहीं पर एम्प्लॉई है ना? अपने कहीं पर एम्प्लॉई है। अच्छा, इसका मतलब मेरे को रेंटल इनकम मिलता है। मैं वापस से एक बार सेम 4 तुम लोग को बता दे रहा हूँ, है ना? रेंटल इनकम मिलता है। अच्छा, पीजीबीपी का मतलब या तो तुम बिजनेस करता है या फिर तुम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है। कैपिटल गेन्स मतलब सेल ऑफ प्रॉपर्टी। देख, मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जो हम लोग को समझ में आए। अदर सोर्स क्या है? अदर सोर्स रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम है। रेसिडुअरी हेड ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? जो ऊपर के चारों में नहीं गिरा वो इसमें गिरेगा। ठीक है? जैसे अदर सोर्स में क्या क्या आ सकता है? अदर सोर्स में आ सकता है बैंक से मिला हुआ इंटरेस्ट। ठीक है? बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट हो सकता है। हम लोग जब शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोग को शेयर से डिविडेंड मिलता है ना? तो वो डिविडेंड इनकम यहाँ पे आ सकता है। करेक्ट? अच्छा, डिविडेंड हो गया। इसके अलावा, इसके अलावा हम लोग को डिविडेंड के अलावा और भी कुछ कैजुअल इनकम्स है। जैसे हो गया हम लोग का प्राइज मनी। ठीक है? प्राइज मनी। देन वी कैन हैव लॉटरी इनकम। ठीक है? लॉटरी इनकम एट्सेट्रा, और बहुत सारे तरह के इनकम होता है। वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट इन डिटेल। ठीक है? वैसे सेम 4 में हम लोग, सेम 5 में हम लोग को वापस ये सारा करना पड़ेगा। ठीक है? अगर हम लोग को लगता है कि सेम 4 में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन सेम 5 में और नहीं है, तो बहुत गलत हम लोग समझेंगे। हम लोग को ये सारा चैप्टर्स आना चाहिए, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर जो है, ये फर्स्ट चैप्टर है, सॉरी सेकंड चैप्टर जो है, उसमें कैलकुलेशन ऑफ इनकम। ठीक है? सारा इनकम को किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया भी था एक बार पीछे पहले, कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीईपी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स, ये सारा इनकम को टोटल करके फिर किस तरह से डिडक्शंस माइनस करके किस तरह से हम लोग टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो सेम 5 में है। ठीक है ना? अभी देखो, हम लोग का यहाँ पे करना क्या है, ये रिटर्न ऑफ इनकम है क्या? रिटर्न ऑफ इनकम का मतलब है हिसाब देना। ठीक है? एकदम सिंपल टर्म में हिसाब देना। कौन हिसाब ले रहा है हमसे? हिसाब देना मतलब क्या? अगर मैं घर में पापा से पैसा लेता हूँ, ठीक है, अपना पॉकेट मनी के लिए, इफ़ आई एक्सपेंड मनी ऑन अ डे टू डे बेसिस, ट्रांसपोर्ट के लिए, कहीं रेस्टोरेंट में खाने गया, कहीं पे किसी को बर्थडे में गिफ्ट दिया, किसी को डेट पे ले गया, तो फॉर एनी पर्पसेस आई टेक मनी फ्रॉम माई फादर। ठीक है? और इन दी एंड मेरे को उनको हिसाब देना पड़ता है कि कितना खर्चा मैंने कर दिया, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू रिसीव फर्दर मनी, है ना? तो यहाँ पे हिसाब हम लोग जिसको देते हैं वो हमें कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन अगर उन्हें हम हिसाब ना दें तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम लोग को कंपल्शन कंपल्सरी कंपल्सरीली प्रेशर डालता है हमारे ऊपर कि आप जो भी पैसा इंडिया में कमा रहे हैं, वॉट एवर मनी यू आर अर्निंग इन इंडिया, वो पैसा का एक हिस्सा हमें आपको देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। अगर आप नहीं देंगे तो आप क्रिमिनल हैं। सीधा सा बात है, अगर तुम नहीं दिया मतलब तुम चोर है। तुमने चोरी नहीं किया है। तुम अगर टैक्स नहीं देना मांगता है तो तुमको गवर्नमेंट बोलेगा यू आर अ डिफॉल्टर। ठीक है? और तुम्हें इसके लिए, तुमने क्रिमिनल ऑफेंस किया है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, एंड दैट पनिशमेंट कैन गो अप टू कैपिटल इम्प्रिजनमेंट, मतलब तुम्हें जेल भी हो सकता है। ठीक है? तो रिटर्न ऑफ इनकम, ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये सिचुएशन है ना, ये शुरू होता है रिटर्न ऑफ इनकम से। रिटर्न ऑफ इनकम में इनकम टैक्स एक्ट बता दिया है कि सबको हिसाब जमा करना है गवर्नमेंट को। ठीक है? सबको गवर्नमेंट को हिसाब जमा करना है, किस तरह से करना है। ठीक है? कहां कहां से आप पैसे अर्न किए हैं,
किस डेट के अंदर आपको सरकार को बताना है कि मैंने इतने पैसे कमाए हैं और इस पैसा में मेरे हिसाब से इतना टैक्स होता है। मेरे हिसाब से मतलब मैं अपने हिसाब से चंदा नहीं दे रहा हूँ कि मैं अपने हिसाब से, वो 500 रुपये मांगने आया तो मैं उसको 100 रुपये पकड़ा दिया और बोला भागो, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से मतलब आई विल कैलकुलेट माई टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स प्रेस्क्राइब्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, मेरे को जितना नॉलेज है, पूरा नॉलेज होना पड़ेगा। वैसे तो इनकम टैक्स एक्ट में बताया हुआ है कि सैलरी में कितना टैक्स लगता है, हाउस प्रॉपर्टी में कितना टैक्स लगता है, सब में बताया हुआ है कि किस हेड में अगर आप गिरते हैं तो आपका टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होगा। उस बेसिस में यू विल कैलकुलेट टैक्स, और वो कैलकुलेट करके वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पेमेंट कर दो, पहले कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट विल असेस दैट इनकम एंड असेस दैट टैक्स पेमेंट। मतलब वो चेक करेगा कि आपने टैक्स जो पेमेंट किया वो सही पेमेंट किया कि नहीं, पहला बात। और आपने जो भी इनकम दिखाया है वो सही है या नहीं, आपने जो खर्चा दिखाया है वो सही है या नहीं। ठीक है, आप दिखा रहे हैं आपने 1 करोड़ का खर्चा किया है, जबकि आपका बिजनेस इनकम जो है वो आप दिखा रहे हैं 5 लाख रुपया है। कैसे हो सकता है? आपने खर्चा किया 1 करोड़ रुपया और आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। खाली 5% का रिटर्न में आप कैसे अपना खर्चा को मीटअप करेंगे? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब देयर इज सर्टेन हिडन इनकम जो आप नहीं शो कर रहे हैं। तो दिस इज एन ऑफेंस अगर आप इनकम को कम शो करते हैं। इट इज एन ऑफेंस अगर आप एक्सपेंडिचर ज्यादा शो करते हैं। ठीक है, इट इज एन ऑफेंस अगर आप इनकम टैक्स कम भरते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो ये रिटर्न ऑफ इनकम बताता है। रिटर्न ऑफ इनकम मतलब तुम इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अपना इनकम को एक फाइल में, एक फॉर्म में लिख के उनको जमा कर रहा है। अभी तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन किस तरह से होता है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो ये चैप्टर जो है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन। मैं खाली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम, मतलब हम लोग सब लोग तो पैसा कमाते हैं, विदाउट मनी वी कैन नॉट लिव, है ना। तो अगर तू इंजीनियर भी है तो भी पैसा जो आएगा, तुम, गवर्नमेंट तुमसे किस तरह से पैसा ले रहा है और कब जाके तुमको पैसा देना है, वो नॉलेज तो होना चाहिए। सेक्शन 139 तुमको बताता है यहाँ पे कि सबको क्या बोलते हैं, टैक्स देना है, कब देना है, किस पे देना है, ये नॉलेज तो होना पड़ेगा। तुम कुछ भी काम करो, अगर तुम इंडियन है, रेसिडेंट है, हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े थे। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से 3 तरह के लोग होते हैं, है ना। पहला होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, दूसरा होता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, एंड तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट। तो पहला 2 कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कंपलसरीली इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहला वाला जो कैटेगरी है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, उन्हें तो पैसा वो कहीं से भी कमाए, अगर वो साइबेरिया में बर्फ बेच के भी कमाएगा ना पैसा, तो भी उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट में बताता है कि अगर तुम पैसा इंडिया में रिसीव किया, या फिर पैसा का जो जन्म है ना वो इंडिया से हुआ, या फिर पैसा जो तुमको बाहर मिला उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से था। ये 3 सिचुएशन में बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ये 3 सिचुएशन में अगर तुम गिरता है तो फिर नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के केस में तुमको, तुम्हारा पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा। थर्ड कैटेगरी है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट अगर पैसा, नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, जो इंडिया में नहीं रहता है ना, तो वो इंडिया में अगर आया, सपोज इंडिया में उसका एक बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसका सपोज कुछ पैसा एफडी किया हुआ है, तो हर साल वहाँ से कुछ इंटरेस्ट जनरेट होता है, तो ऑब्वियसली वो इनकम जो है वो इंडिया से जनरेट हुआ, और वो पैसा भी इंडिया में है, तो वो रहता है सपोज वो यूएस में, लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में आके, क्योंकि वो पैसा का जन्म इंडिया में हो रहा है, इनकम। ठीक है, और या फिर वो इंडिया में कोई पैसा रिसीव किया, फॉर एग्जाम्पल वो बाहर में कोई काम किया था, अब्रॉड का ही कोई प्रोजेक्ट में वो काम किया था, फ्रीलांसिंग कुछ काम किया था, लेकिन इंडिया का कोई क्लाइंट था, इंडियन क्लाइंट था, यूएस में काम किया, क्लाइंट बोला आप इंडिया आओ, इंडिया में आपको पैसा देंगे। ठीक है, तो जो क्लाइंट उसको पैसा देगा वो तो अपना खर्चा, इंडियन खर्चा दिखाएगा, ऑब्वियसली, ऑब्वियस सा बात है। अगर मैं किताब बेचने वाला हूँ, ठीक है, मैं किसी विदेशी को अगर किताब बेचता हूँ तो मैं तो सेल किया, इंडिया में सेल किया, अब वो तो अब्रॉड से आया, लेकिन वो तो खरीदा इंडिया में। तो यहाँ पे वही बात है, अगर तुम्हारा ट्रांजैक्शन इंडिया में हो रहा है तो फिर तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो वो नॉन रेसिडेंट को ये देखना पड़ता है वो इंडिया में आया
या फिर इंडिया से पैसा रिसीव किया, बस ये दो केस है। वैसे हम लोग को वो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं इसलिए रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बोला क्योंकि इनकम टैक्स वही देता है जो रेसिडेंट है, सिंपल सा बात है। जो नॉन रेसिडेंट है वो क्यों देगा इनकम टैक्स? तो जो रेसिडेंट, कौन रेसिडेंट है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रेसिडेंट होना होता है सेक्शन 6(1) और 6(6) को सेटिस्फाई करने के बाद, विच इज प्राइमरी कंडीशन एंड सेकेंडरी कंडीशन। चलो ये खत्म हो गया। अब आते हैं सेक्शन 139 में। सेक्शन 139 हमें बताता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करना है। किसके लिए? यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी फर्म को रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करना है इवन इफ नो प्रॉफिट। ठीक है, सो अ कंपनी फर्म इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ इनकम और लॉस। सेक्शन 139 एक्चुअली यहाँ पे सेक्शन 139 विद इन ब्रैकेट 1 विद इन ब्रैकेट स्मॉल a है। तो इतने सारे सब सेक्शंस है, सब सेक्शंस है, मैं नहीं लिखा, कंफ्यूजन होगा बोल के, खाली 139 मैं लिखा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर कंपनी है तुम्हारे नाम पे, तुम कंपनी का ओनर है, तो तुमको रिटर्न ऑफ इनकम जमा करना पड़ेगा। अगर तुम बिजनेस में प्रॉफिट नहीं किया, लॉस किया, फिर भी फर्म है तो भी कंपलसरी है। सेक्शन 139 में बताया गया है इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इन लोगों का रिटर्न ऑफ इनकम तभी जमा करना कंपलसरी है अगर उनका इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपया है उसको एक्सीड करता है ना। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब क्या होता है? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है, मैं वापस से एक बार यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा जब टैक्स लगता है ना, टैक्स कंप्यूटेशन, ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना, सब कुछ क्लियर हो। हाँ, हम लोग क्या देखे थे? अप टू 2,50,000 अप टू 2,50,000 नील, ठीक है, हाँ नील, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक एग्जेम्पशन। ठीक है, यही हमारा बेसिक एग्जेम्पशन। आया समझ में? ये 2,50,000 जो है ना, ये हमारा एप्लीकेबल है फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, सपोज कोई 60 साल की उम्र के, 60 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है, फॉर सीनियर सिटीजन ये 3 लाख हो जाता है। ठीक है, जो कि 60 ईयर्स से ज़्यादा का है, 60 ईयर्स प्लस। ठीक है, अच्छा, अब फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, एक सुपर सीनियर सिटीजन कैटेगरी भी है, सुपर सीनियर सिटीजन, राइट, विच इज ओवर, अच्छा पहले यहाँ पे लिमिट लिख दूँ मैं, सीनियर सिटीजन के लिए, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ₹5 लाख। ठीक है, हाँ, एज 80 ईयर्स प्लस। ठीक है, 80 साल से ऊपर के लिए। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अच्छा, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जब क्रॉस कर गए ना, हाँ, इसके बाद मैं नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल मतलब जिसका 2.5 लाख से ऊपर है, नहीं, जिसका एज 60 साल से नीचे है, हाँ, उनके लिए नेक्स्ट 2 लाख, सॉरी, नेक्स्ट 2 लाख नहीं, नेक्स्ट 2,50,000। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख, नेक्स्ट 5 लाख एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है, तो ये कितना हो गया? देख, ऊपर में 2.5 लाख तक तो टैक्स नहीं लग रहा था, 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 5 लाख हो गया, उसके बाद और 5 लाख मतलब 10 लाख हो गया। 10 लाख के ऊपर अगर तेरा इनकम होता है साल में अबव 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%, ठीक है, ये हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं स्लैब रेट। 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट ना, हाँ हाँ, 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट पे 30%, हाँ हाँ, क्या खाएगा हम लोग बताइए। स्लैब रेट, इसे हम लोग स्लैब रेट कहते हैं। ठीक है ना, अच्छा, खाओ मत तुम, गवर्नमेंट को टैक्स दो।
अरे वही तो बोला, गवर्नमेंट टैक्स ले लिया हाँ, तो 3 लाख ही तो बचा मेरे पास, तो वो भी कुछ अब नहीं, दे वो देना ही देंगे। पड़ेगा, 3 लाख है, उसी में गुजारा करो। गुजारा करो। अच्छा अभी तुम दादा दादी का नाम पे खा रहे हो, उसका याद नहीं होगी ना। अच्छा, अभी यहाँ पे देखो, कंपलसरी सबमिशन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है, किसके लिए? यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ सिचुएशंस है। अगर तुम डिपॉजिट करता है अपने करंट अकाउंट में 1 साल में 2 करोड़ या उससे ऊपर, तो फिर तुम्हें कंपलसरी है, तुमको तुम्हारा बेसिक इनकम अगर वो 2.5 लाख से नीचे है, फिर भी तुम्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर तुम कोई भी अपने करंट अकाउंट में 2 करोड़ से ज़्यादा कैश जमा करता है तो पूरे साल में, ठीक है। दूसरा सिचुएशन, अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर फॉरेन ट्रैवल 2 लाख से ज़्यादा अगर तुम साल में करता है 1 साल में, तो फिर तुम्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ये कैसा सिचुएशन है? अच्छा, अब सपोज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ सारा क्लाउड। अब सपोज तुम यहाँ ये जो 2 लाख के ऊपर फॉरेन ट्रैवल मतलब क्या हो गया कि तुम स्टूडेंट है, तुमको बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक है, पढ़ाई के लिए। हाँ, अब तुम फॉरेन ट्रैवल कर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारा टिकट का खर्चा लग गया 1.5-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाता है सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। और वहाँ से वापस तुम आएगा तो ये पूरा खर्चा 2 लाख, मतलब अगर 1 साल में करता है तो फिर वो 2 लाख को जैसे ही क्रॉस करेगा, तुमको कंपलसरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पे पैन कार्ड जो है उसके रेस्पेक्ट में तुमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना इनकम और एक्सपेंस बताना पड़ेगा। इवन इफ यू डोंट हैव एनी इनकम, तो वो हिसाब तुमको देना पड़ेगा। तुम्हारा इनकम 0 है तो 0 लिख के जमा करो। ये पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास, वो एक्सप्लेनेशन दो कि पापा ने तुमको दिया था। पापा फिर एक्सप्लेन करेंगे कि वो पैसा उनको कहाँ से मिला। आया मेरा बात समझ में? हाँ, दादा दादी तो के- एवरी एक्सपेंडिचर शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही बोलता है कि अगर पैसा तुम्हारे पापा से मिला है तो फिर तुम्हारे पापा के बैंक अकाउंट में वो एक्सपेंडिचर एज अ कैश आउटफ्लो दिखना चाहिए, है कि नहीं? अगर मैं तुमको कोई पैसा दे रहा हूँ हाँ, तो फिर मेरे अकाउंट में वो डेबिट होगा, तेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। तो दोनों में ये मैचिंग होना चाहिए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही बोलता है कि अगर तुम कैश में सल्टा लिया तब तो कोई रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। तुम हाँ। उसको 2 करोड़ दिया और बोलता है कि तुम उसको 50,000 रुपये दिया है, हाँ। तो ये नहीं चलेगा। अगर वो 2 करोड़ खर्चा किया है तो तुमको वो पैसा मिला कहाँ से? तो वो जब इसीलिए तो इतना सारा स्क्रूटिनी होता है। स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को, जिन लोग का इनकम हो रहा है ना, उन लोग को बुलाता है और बोलता है कि पिछले 8 साल का फाइल लेके आइए। अब वो बोलेगा मेरे पास नहीं है तो जेल में जाइए, ठीक है। कि अगर तुम्हारा कोई भी इनकम में डाउट है, इसीलिए लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डरते हैं। रीजन मैं पूरा पढ़ाऊंगा आज। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा कोई भी प्रेजेंट इनकम, करंट ईयर का इनकम में डाउट दिखाता है कि नहीं ये इनकम में हमें डाउट है और ये खर्चे में भी डाउट है, आप एक काम करिए हमारे ऑफिस आइए, ठीक है, पिछले 2 साल का या 3 साल का फाइल लेके। पिछले सालों का तो ऑडिट हो चुका है, इनकम टैक्स दे दिए हैं हम लोगों ने, सब कुछ कंप्लीट है। हाँ, अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है नहीं पिछले साल भी तो आपने ये किया था, हमारा पिछला साल का ऑफिसर ये प्रॉब्लम उनके आंखों में नहीं पड़ा था, इस साल पड़ा, अब आप काम करिए, इसके पहले के और 4 साल का किताब लेके आइए और ये पूरे बैक डेटेड से, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में सबका टैक्स भरिए विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी, ठीक है। अभी जो तो लोग इस केस का जो दे रहा है पेनल्टी के साथ। करेक्ट। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी हिसाब तुम दोगे वो लेजिट होना चाहिए। उसमें कुछ भी अगर तुम इधर उधर करता है तो फिर ये डर हमेशा रहता है कि स्क्रूटिनी में ना बुला ले। अगर स्क्रूटिनी में बुला लिया फिर तो सबका कच्चा चिट्ठा निकल जाता है उसमें, ठीक है। चले जाएगा कहाँ? जयपुर। अच्छा, अब इसके बाद फॉरेन ट्रैवल मैंने बता दिया। अच्छा सर, अगर कमा रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। 2 लाख से ऊपर खर्चा किए, फिर भी हाँ। टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ फिर भी? हाँ, ये तो चलो स्टूडेंट का आप बोले। नहीं, मैं तो सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं स्टूडेंट के लिए इसलिए बोला बिकॉज स्टूडेंट जो है उसका कोई इनकम नहीं अच्छा, है। वैसे, ओके, मैं वो एक्सेप्शनल कैटेगरी से इसलिए बताया कि जो लोग इनकम करते हैं वो लोग तो भरेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर साल में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तुम्हारे नाम में मीटर है और तुम अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 1 लाख से ज्यादा अगर तुम भरता है, ठीक है, तो फिर तुम्हें इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना पड़ेगा। साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर तुम इलेक्ट्रिक खर्चा पेमेंट करता है तो तुम
तुम्हारा इनकम अगर तुम बताते हैं कि मेरा तो 2.5 लाख से कम इनकम है, तो तुम्हारा 2.5 लाख से कम इनकम है, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी खर्चा साल का 1 लाख से ऊपर है ना? अच्छा, अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में। चैरिटेबल ट्रस्ट, पहले चैरिटेबल ट्रस्ट देख लेते हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब होता है जो भी मंदिर है, मस्जिद है, जो ये चर्च हैं, हाँ, उसके बाद जो एनजीओज होते हैं, ठीक है, योगा इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये सारे जो हैं क्रिएट किए जाते हैं एज पर सेक्शन 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के हिसाब से, चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से। ये चैरिटेबल ट्रस्ट का काम क्या होता है? ये लोग अपने किसी एक रिलीजियन को या फिर एक सोसाइटी के एक किसी सेक्टर को या फिर पुअर के लिए या फिर अंडर प्रिविलेज बच्चों को एजुकेशन के लिए या फिर कोई और सोसाइटल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देने के लिए काम करते हैं, है ना? तो उस सिचुएशन में इनको फंड्स रिसीव होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट कैसे चलता है? चैरिटेबल ट्रस्ट चलता है, उनमें जो मेंबर्स होते हैं दे रिसीव चंदा फ्रॉम देम, है ना? डोनेशंस मिलता है इसे। अब डोनेशन जो मेंबर हैं वो लोग भी देते हैं और जो नॉन मेंबर हैं वो लोग भी देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी दे दिया, कोई कंपनी कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है उसे स्पॉन्सर कर दिया। फॉर एग्जांपल कि एक एबीसी लिमिटेड, ठीक है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एबीसी लिमिटेड बोला कि आप इस साल में जितने भी बच्चे आप पढ़ाना चाहते हैं उनका पूरा खर्चा, उनका खाने का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, सब कुछ हमारा कंपनी बेयर करेगा। तो इस तरह से वो लोग डोनेशन देते हैं। तो ये डोनेशन जो है चैरिटेबल ट्रस्ट का इनकम हो जाता है, ठीक है। और अगर वो इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा अगर है, 2.5 लाख रुपया ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अगर वो उससे एक्सीड करता है तो उसे भी पेमेंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी भी अपना रिटर्न फाइल करेगा, इनकम, हाँ, करना पड़ेगा, कंपलसरी है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़े अमाउंट में डोनेशंस रिसीव करता है। हम लोग को सबको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा डोनेशन रिसीव करता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटी कितना लोग करते हैं? चैरिटी सब लोग अपने लिए करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा हम चैरिटी कर देंगे, आप हमको पैसा दीजिए ना, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जो भी डोनेशन, अब बोलना नहीं चाहिए, आई शुड नॉट पुट इट इन रिकॉर्ड। देखो, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर उनका बेसिक एग्जेम्पशन इनकम से ज़्यादा इनकम होता है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा इनकम होता है, मतलब विच इज़ अगेन एप्लीकेबल फॉर देम इज 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर उनका होता है तो उन्हें भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन करेगा फाइल? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विल फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, देयर इज नो मतलब रिलैक्सेशन इन दिस केस। इनकम आपको फाइल करना ही पड़ेगा। कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी है, जैसे हम लोग भवानीपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोग को कंपल्सरीली भरना ही पड़ेगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी में के अंडर में हम लोग हैं, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी को भी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, इवन इफ वो दिखाते हैं कि हमारा इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। चलो, हाँ पता। अब हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा चल, देख रिटर्न फॉर्म क्या क्या है। रिटर्न फॉर्म का मतलब क्या होता है? हम लोग जब भी अपना इनकम डिटेल्स जमा करते हैं ना, तो वो इनकम डिटेल्स का एक फॉर्मेट होगा, इस तरह से एक फॉर्मेट होगा, ऑब्वियसली, है ना। ये एक फॉर्मेट होगा, यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स लिखना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। नाम, अपना पैन नंबर, ठीक है, आधार नंबर, सब कुछ लिखना पड़ेगा। तुम किस हेड में इनकम अर्न किया, कितना तुम्हारा इनकम है, और तुम्हारे हिसाब से तुमने इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करके कितना टैक्स तुमने जमा किया, ठीक है। सो ये डिटेल्स तुम्हें जमा करना पड़ेगा। सो यहाँ पे कुछ फॉर्म्स है। सबसे पहला फॉर्म है हमारा ITR 1, ठीक है, इसमें एप्लीकेशन में है। अच्छा देखो, तो ये ITR 1 सबसे पहले है, ये सहज हम लोग इसे कहते हैं, ठीक है। फॉर्म का नाम सहज है, ठीक है, SAHAJ। फॉर्म नंबर 1 ये एप्लीकेबल है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट लोगों के लिए, जिनका इनकम सैलरी से है, पेंशन से है, फैमिली पेंशन से है, या फिर जिसके पास एक घर है और वो एक घर को, एक पार्ट को वो भाड़ा देके कुछ पैसा कमाता है, ठीक है।
या फिर अदर सोर्स में तुम पैसा कमाते हो। अदर सोर्स में तुम्हारा पैसा कैजुअल इनकम होने से नहीं चलेगा। लॉटरी, बिजनेस, ये ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, या फिर तुम क्या बोलते हैं प्राइज मनी जीत रहा है, उस तरह से होने से नहीं चलेगा। अदर सोर्स में मतलब बैंक इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, जो सिंपल सिंपल इनकम है वो होने से ठीक है। इस केस में तुम ITR 1 भर सकता है। तो अगर कोई सैलराइड आदमी है जो सैलरी रिसीव करता है, अगर वो तुमसे पूछे कि हम कौन सा रिटर्न फाइल करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाके, तुम उसे सिंपल सा बोल देना ITR 1 सहज है फॉर्म का नाम। सर सैलरीड इंसान जो नॉर्मल सैलरी बेचते हैं, हाँ, मतलब जो लोग कोई रिटर्न फॉर्म कर, करेक्ट, वो लोग कंपनी ही रिटर्न फाइल करती है ना, तो वो लोग भी उस आदमी का सहज भरती है। ठीक है, वो लोग भी सहज ही भरती है। अब आते हैं हम लोग ITR 2 में, इनकम टैक्स रिटर्न 2 फॉर्म नंबर 2। ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिन लोग का इनकम अदर देन PGBP है। मतलब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है कि तुम रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब दोनों कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। तुम इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तुम्हारा इनकम और किसी भी कैटेगरी में है, ऊपर में मैंने जो स्पेसिफिकेशन दिया उसमें भी हो सकता है या उसके अलावा भी किसी में हो सकता है। ठीक है, लेकिन बिजनेस इनकम होने से नहीं चलेगा। अगर तुम्हारा बिजनेस इनकम है तो ITR 3 भरो। ठीक है, बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR 2 भरो। ठीक है, तो ITR 3 भी हम लोग को समझ में आ गया कि ITR 3 का मतलब अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है, आपका ऑफिस है, आप कुछ भी बेचते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो ITR 3 आप भरेंगे। ITR 4 को हम लोग कहते हैं सुगम। ठीक है, सुगम है फॉर इनकम फ्रॉम PGBP, लेकिन ये यहाँ पे 3 तरह के अलग अलग इनकम है, 3 तरह के डिफरेंट इनकम है। ठीक है, ये क्या क्या इनकम है यहाँ पे बोला गया है, बिजनेस इनकम ही है, लेकिन बिजनेस इनकम तो हम लोग अभी ITR 3 में देखे कि ITR 3 में जो लोग भी बिजनेस से पैसा अर्न करते हैं वो लोग ITR 3 जमा करेगा। लेकिन ITR 4 में भी बोल रहा है ये भी बिजनेस है, तो ये किस तरह का बिजनेस है यहाँ पे बोला जा रहा है। सेक्शन 44, मैं एक एक करके सेक्शन पहले समझा देता हूँ। बोलता है कि अगर तुम्हारा इनकम सेक्शन 44 AD के हिसाब से है तो तुम ITR 4 भरेगा, सेक्शन 44 AD A के अंडर में है तो तुम ITR 4 भरेगा, या फिर सेक्शन 44 AE के हिसाब से तुम इनकम करता है तो ITR 4 भरेगा। अब ITR 44 AD क्या है? तुम बिजनेस करता है लेकिन तुम्हारा जो बिजनेस इनकम है वो सेल्स से है, तुम एक दुकान चलाता है लेकिन तुम मेंटेन नहीं करना चाहता है पूरा डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, तुम नहीं उतना झमेला नहीं लेना चाहते कि तुमको फिर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सब कुछ पूरा डिटेल्स में बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम तुम्हें दिखाना पड़ेगा, वो सब नहीं करना चाहता है। तुम्हारा बिजनेस उतना बड़ा नहीं है, प्रोवाइडेड तुम्हारा 2 करोड़ रुपया से कम का इनकम है तभी ये तुम कर सकता है। ऐसा सिचुएशन में जो भी तुम्हारा सेल्स है, ठीक है, वो खाली तुम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा बस, और कुछ नहीं दिखाना है तुमको, ना खर्चा दिखाना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और ना ही और कोई डिटेल्स मेंटेन करना है, PL अकाउंट नहीं बनाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर तुम्हारा इस तरह से इनकम हो रहा है, तुम दुकान में है कि तुम अकाउंट्स नहीं बनाना चाहता है, सेल्स का फिगर के ऊपर 8% कैलकुलेट करो, 8% ऑन योर टोटल सेल इज कंसिडर्ड एज योर टैक्सेबल इनकम। हम लोग इनकम कैसे निकालते हैं, हम लोग बिजनेस में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। बिजनेस इनकम का मतलब क्या है, मतलब एकदम सिंपल टर्म में सेल्स लेस एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट। इससे सिंपल फॉर्मेट तो कहीं नहीं हो सकता, ये क्लास 6 का बच्चा को भी आएगा, है कि नहीं? इससे बेटर तो और कुछ नहीं है कि तुम जो भी बेचा उससे जो खर्चा हुआ वो माइनस किया। लेकिन ऐसा सिचुएशन में तुमको माइनस करने नहीं मिलेगा। अगर तुम इनकम, तो अगर तुम अकाउंट्स नहीं बनाना चाहता है या फिर तुम बनाता है लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता है, तो सेल्स बता दो, सेल्स के ऊपर 8% विल बी कंसिडर्ड एज योर प्रॉफिट और उस पर टैक्स होगा। बेस्ट नहीं है, बेस्ट होता तो सब लोग करते हैं उसे, है ना? तो ये हम लोग कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, इट इज कॉल्ड PTS, फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। ठीक है, ये एक स्कीम है, हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। वो बोलता है कि तुम्हें अगर इनका
अकाउंट्स नहीं बनाना है तो तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के हिसाब से अपना तुम्हारा जो भी सेल्स है उसका 8% इनकम दिखा दो, वही तुम्हारा इनकम है, उस पर तुम टैक्स पेमेंट करो। ठीक है, तो ये अच्छा क्यों नहीं है हम लोग? अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम देखो, हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, अब बहुत सिचुएशन में हो सकता है तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो गया, तुम्हारा इस साल में लॉस है, इस साल लॉस है, लिटरली लॉस है, तुम बेचा है, ज़रूर बेचा है, लेकिन तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो गया, रेंटल इनकम ज़्यादा हो गया, सैलरी ज़्यादा देना पड़ गया क्योंकि दुकान बंद था 6 महीना। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन में तुम खुद सोचो, तुमको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा। रीज़न क्या है, तुम्हारा सेल जो भी हुआ है, तुम अगर 10 रुपये भी सेल किया, 10 रुपये के ऊपर 8%, 80 पैसा इनकम तुम्हारा हो गया। इवन इफ तुम लॉस है, 5,000 रुपया लॉस है तुम्हारा, नहीं दिखा सकता, तुम यहाँ पे नहीं दिखा सकता। ठीक है, सो इट इज गुड फॉर बिजनेसेस जिनका तुम मतलब हम लोग जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा है, हम लोग के लिए हो सकता है ये अच्छा है, लेकिन बहुत टाइम पे ये डिसएडवांटेज भी हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा हर ईयर में तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ साल में लॉसेस हो रहे हैं, है ना, या फिर कुछ साल में मेरा जो रिटर्न ऑन इनकम है, रिटर्न ऑन सेल्स है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं कि साल में जितना भी सेल करते हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन मेरा 5% है, तो 3% ज़्यादा ना हो गया मेरा इनकम। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, तुम अगर ₹1,00,000 का बिक्री किया, ठीक है, तो ₹1,00,000 में तुम्हारा 5% ही इनकम हुआ इस साल। खराब मार्केट था, कम दाम में बेचना पड़ा, डिस्काउंट में बेचना पड़ा। ठीक है, तो 5% मतलब कितना हो गया, 1,00,000 का 5% इज 50,000 रुपीज। सो 50,000 रुपीज इज योर इनकम। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं, तुम्हारा इनकम 8% है, मतलब 80,000 रुपये इनकम है तुम्हारा। अब वहाँ से तुम टैक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, सो इट इज़ गुड इन सम वे। अगर तुम्हारा अच्छा फ्लरिशिंग बिजनेस है, तुम बहुत मार्जिन में बेचता है, तुम्हारा 25% 30% का रिटर्न है, जो भी सेल करता है तुम कमाता है। सपोज 50%, मिठाई का दुकान लोग क्या करते हैं, जो 10 रुपये में जो मिठाई बेचते हैं, उन लोग का हार्डली खर्चा पड़ता होगा उसमें 2 रुपये या 3 रुपये। बल्क में बनाते हैं ना वो लोग, एक मिठाई थोड़ी ना बना रहे हैं, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक का कॉस्ट पड़ता है 30 पैसा या 40 पैसा, और वो बेचते हैं उसको 50 रुपये में, है ना। तो 50 रुपये मतलब ये पूरा ही 49 रुपीज़ उनका प्रॉफिट है ना। तो ऐसा सिचुएशन में तुम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अगर अप्लाई करता है तो गुड, इट्स गुड फॉर। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, लेकिन याद रखना ये हमारा 2 करोड़ से कम अगर सेल होता है तभी तुम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है 44ADA। ठीक है, 44ADA क्या बोलता है, इट इज फॉर प्रोफेशनल्स। ठीक है, जैसे लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ठीक है, इस तरह के प्रोफेशन के लोग जो लोग हैं ना, वो लोग अगर कोई भी पैसा कमाते हैं और वो इनकम का हिसाब नहीं रखना चाहते, उनको पता है उन लोगों ने कितना पैसा रिसीव किया है, तो उनके लिए 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल इनकम। ठीक है, मतलब जितना भी पैसा तुमने रिसीव किया फी के तौर पे, वो पैसा का 50% इज कंसिडर्ड एज योर इनकम। ठीक है, नो एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डिडक्टेड। सेक्शन 44AE, मतलब इनकम 50% है, टैक्स तो 50% नहीं, इनकम 50% हुआ। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग सेक्शन 44AE में। सेक्शन 44AE क्या है, ये है एप्लीकेबल फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जिन लोग का ट्रक्स हैं, लेकिन लेस देन 10 ट्रक होना चाहिए। ठीक है, ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10 ट्रक से कम है। ठीक है, अब ये जो ट्रक्स है ना, ये ट्रक्स का 2 कैटेगरी होता है, एक होता है भारी गाड़ी हेवी, और एक होता है लाइट, है ना। सो हेवी व्हीकल मतलब क्या हो गया, ट्रक्स तो ऑलरेडी हेवी है, राइट। तो 16 चक्का को तुम कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो हैवी है या लाइट है। तो यहाँ पे बोला जाता है अगर ट्रक का वजन हो सकता है कि बहुत जो 6 चक्का गाड़ी है वो भी हैवी होता है ना। बहुत बड़े बड़े भी देखना, 6 चक्का की भी गाड़ी बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, उनके भी साइजेस अलग अलग होते हैं। तो अगर तुम्हारा जो ट्रक है वो 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन है, लेडन वेट विदाउट एनी लोड, अगर उसका 12,000 किलोग्राम से ज़्यादा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज हैवी गुड्स व्हीकल फॉर एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर इससे कम है तो वो लाइट वेट गुड्स कैरियर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा तो ऐसा केस में तुम अकाउंट्स नहीं मेंटेन करना चाहता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो चाहता है कि तुम मेरे को टैक्स भरो। तो अगर तुम्हारा 12,000 किलो के ऊपर तुम्हारा गाड़ी का वजन है, तो
इनकम यहाँ पे माना जाएगा 1,000 रुपया पर टन, ठीक है, पर मंथ। एक महीना में एक 1,000 रुपया एक टन का। वो गाड़ी चला ही नहीं तो फिर भी इसीलिए तो, फिर भी तुम तो हिसाब नहीं रखना चाहता है ना। हिसाब नहीं है तो तुम कहाँ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि वजन के हिसाब से होगा, और यहाँ पे बोल रहा है कि 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पे सिंपल सा हिसाब है, ये 12,000 किलो मतलब 12 टन हो गया, तो 1,000 रुपया एक टन पे, मतलब ये तो 12,000 रुपया ऐसे ही हो गया, है ना। अब कुछ हो सकता है 15 टन का गाड़ी है, कुछ हो गया 20 टन का गाड़ी है, तो 20,000 रुपया पर मंथ खर्चा, पर मंथ इनकम वो पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी मैं समझाया, बिकॉज ये जो ITR 4 है ना, जो सुगम मैंने बताया अभी, ये लोग भर सकते हैं, ठीक है। मैं ये सब क्यों बताया अभी, क्योंकि ITR 4 जो है ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वाले जो लोग हैं वो लोग भर सकते हैं। अब है ITR 5 फॉर फर्म्स AOP BOI नॉट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। जो फर्म्स है ना, फर्म्स नॉट कंपनी, फर्म AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल होने या HUF को छोड़ के बाकी लोग ITR 5 भर सकते हैं। ITR 6 है फॉर कंपनीज, ठीक है, लिमिटेड हो या प्राइवेट लिमिटेड हो, वो लोग ITR 6 भरेंगे। ITR 7 हो गया फॉर कंपनीज जो रिटर्न ऑफ इनकम जो लोग 139(4)A के अंडर में, मतलब कंपनी अगर नॉर्मली जो डेट है उस डेट के अंदर अगर वो लोग भरते हैं, जैसे हम लोग का अभी 30 नवंबर तक डेट था, उसे एक्सटेंड करके 31 जनवरी किया गया है फॉर कंपनीज। तो अगर आप 31 जनवरी के पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इट्स ओके। उसके बाद अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो इट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न, लेट हो गया आपको। तो लेट से अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आपको ITR 7 भरना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल टाइम के अंदर भरते हैं तो फिर ITR 6, ये है कंपनी के लिए। लास्ट हम लोग आते हैं ITR V। ITR V क्या है? ITR V जो है ये एप्लीकेबल है उन लोगों के लिए, ऊपर में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा ITR 1 से ITR 7 तक, अगर उनके पास डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल नहीं है तो। अगर डिजिटल सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर इज रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है। कैसे अलॉट करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड इट इज नॉट यूजुअली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल इट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेट करता है एक डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑथेंटिकेट कैसे करते हैं हम लोग? कोई भी कागज को हम लोग कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं? बाय साइनिंग, है ना। हम लोग उसको अगर सिग्नेचर पुट करते हैं तो वो ऑथेंटिकेट हो गया, मेरा ऑथराइज किया हुआ। जैसे हम लोग आधार कार्ड का अगर कोई ज़ेरॉक्स किसी को दे रहे हैं तो बोलते हैं कि नहीं सेल्फ अटेस्ट करके दीजिए। अटेस्टेशन का मतलब क्या है? यू आर ऑथराइजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग दैट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर तुम्हारे इनकम टैक्स रिटर्न को ऑथेंटिकेट करता है या ऑथराइज करता है। अगर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो फिर ITR V भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग, हाँ अरे क्या ये, अच्छा आज तो बच जाएगा सर का हंसी सेक्शन 139, ठीक है। सेक्शन 139 अच्छा, तुम लोग फालतू बात करना बंद करो। देख, सेक्शन 139(1) ये क्या है? ये टाइम लिमिट है। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमें कितना टाइम मिल रहा है फॉर सबमिटिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सो ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सबसे पहले आता है हमारा नवंबर 30, ठीक है। ये हम लोग नवंबर 30, ये किसके लिए है? ये है फॉर SSC जो लोग स्पेसिफाइड इनकम अर्न करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, ठीक है, ठीक है।
SSE is required to furnish a report under section 92E pertaining to international or specified domestic transaction. तो ये मैं यहां पे ऐसे लिख रहा हूं, specified international, sorry, specified domestic / इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ये वो लोगों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, मतलब जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे सितंबर 30, ठीक है। सितंबर 30 इज एप्लीकेबल फॉर एसएससी हु आर कंपनी, जिन लोग का इंटरनेशनल या स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, ये है कंपनी के लिए। इसमें जिन लोग, जैसे आप बोल रहे हैं डोनेशन देता है, डोनेशन देने से भी तो कुछ कम होता होगा, बेनिफिट मिलता होगा? नहीं मिलता तो है, ज़रूर मिलता है। अब जो तुम्हारे हिसाब के अंदर का बेनिफिट है वो अगर लेना है तो तुम्हें 80G के हिसाब से डोनेशन करना पड़ेगा, है ना। और तुम हिसाब के बाहर पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, तब किस चीज़ का बेनिफिट? वो तो पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द बुक्स तुमको सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, है ना। अच्छा में जा रहे थे। अच्छा, देखो यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी नॉट, सर 4:30 ना? हाँ क्या, क्लास खत्म हो? नहीं कितना बजे सर बताइए? 5। डोमेस्टिक कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी जो लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, वो लोग सितंबर 30 के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है। अगेन कमिंग टू सितंबर 30, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? वेयर द एसएससी इज अ पर्सन अदर देन अ कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये तो हम लोगों ने कर लिया। इन केस वेयर अकाउंट्स ऑफ एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर लॉ, ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करना है, ठीक है। ऑडिट का मतलब पता है ना क्या होता है? ऑडिट का मतलब है चेकिंग ऑल दी लेजर्स, नहीं ऑल दी लेजर्स नहीं बोलूंगा मैं, ऑल दी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ऑल दी ट्रांजैक्शंस in PL account, बैलेंस शीट एटसेट्रा, जो भी तुम्हारा मतलब यहाँ पे ऑडिट का मतलब मैं ये नहीं लिखता हूँ कि ऑडिट का यहाँ पे मतलब क्या है। ऑडिट का मतलब हम लोग डिटेल में अभी इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ऑडिट का मतलब हो गया यहाँ पे कि हम लोग जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं ना, वो प्रिंसिपली करेक्ट है कि नहीं, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट का जो भी लॉ है वो फॉलो हुआ है कि नहीं, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो हुए हैं कि नहीं, ठीक है। जो भी एसेट्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट जो हम लोग इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास सपोज ऑफिशियल तुम्हारे पास 4 कार हैं, ऑफिशियल तुम्हारे पास सपोज 2 ट्रक्स हैं, ठीक है, माल ले जाने और ले आने के लिए, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ मशीनरी है, एक फैक्ट्री बिल्डिंग है और एक ऑफिस बिल्डिंग है, ठीक है। ये एसेट्स तुम दिखाना चाहते हैं और एक गेस्ट हाउस है, यूजुअली एक कंपनी का ये सब होता है, ठीक है। तो वो फिजिकली है कि नहीं, और तुम दिखा रहे हैं कि तुम्हारे पास स्टॉक है, जो स्टॉक है तुम दिखा रहे हैं खाली 50 लाख का स्टॉक है, लेकिन तुम देख रहे हैं फिजिकली उसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक ऑडिटर को, जहां पे वो स्टॉक रखा रहता है वहां जाना पड़ेगा, वहां जाके फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो स्टॉक वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। ऑडिट का मतलब ये भी होता है कि जो ट्रांजैक्शंस है, हर दिन का हर ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस जब भी इफेक्ट होता है, उस ट्रांजैक्शन के साथ ही साथ हमें एक वाउचर बनाना पड़ता है, ठीक है। कुछ वाउचर्स को हम लोग कहते हैं जर्नल वाउचर्स, कुछ को हम लोग कहते हैं बैंक या कैश वाउचर्स, ठीक है। जो जर्नल वाउचर्स हैं वो
एक्सपेंडिचर को लाइबिलिटी में क्रिएट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मुझे सैलरी देना है तो वो सैलरी मुझे देना है, तो ये देना है मतलब क्या, ये तो लाइबिलिटी मुझे पहले बनाना पड़ेगा। अगर आई हैव एन ऑफिस और मेरे पास अगर कुछ स्टाफ काम कर रहे हैं, वो स्टाफ को जब मैं सैलरी देना चाहूँगा मतलब दूंगा, है ना, तो पहले तो मेरा उधार क्रिएट होगा ना, मतलब मुझे देना है, आई एम लाइबल टू पे। अगर मैं उसे नहीं पे करता हूँ तो वो कोर्ट जा सकता है, मेरे अगेंस्ट में केस कर सकता है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी नहीं पेमेंट कर रहा है, राइट। तो एम्प्लॉयर जो है ही इज लाइबल टू पे। तो जब वो लाइबिलिटी क्रिएट करना होता है महीने के बिगिनिंग में, तब हम लोग एक वाउचर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल वाउचर। एंड एट द पॉइंट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट किया जाता है तो वो जर्नल वाउचर को के साथ साथ एक बैंक वाउचर बनाना पड़ता है या फिर कैश वाउचर, जिस भी मोड में तुम पेमेंट करा, अगर चेक से या अकाउंट ट्रांसफर करता है तो बैंक वाउचर, और अदरवाइज कैश वाउचर, ठीक है, वो क्रिएट होगा और वो फिर फाइल में रखा रहेगा। तो जर्नल एंड कैश वाउचर दोनों साथ साथ रखते हैं, तो उसे हम लोग ऑडिट कहते हैं। ऑडिट का मतलब क्या हो गया कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। तो ऐसा जो भी एसएससी है, जो भी आदमी है, पर्सन है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करना कंपलसरी है लॉ के हिसाब से, उसको रिटर्न ऑफ इनकम सितंबर 30 के अंदर अंदर देना है, ठीक है। अच्छा, वापस सितंबर 30। अच्छा, गया था वापस ज्वाइन किया, बोला क्या कोई? साउंड बहुत कम आ रहा है रोशन। अच्छा, क्षितिज, ये देखा। अच्छा, ऐसे खींच के करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये है फॉर्म्स के लिए, जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स है, जिसका जिसका वापस ऑडिट होना है बुक्स ऑफ अकाउंट, उनके लिए सितंबर 30, ठीक है। एंड देन कम्स जुलाई 31, ठीक है, जुलाई 31, ये ऑल अदर्स, ठीक है। ऑल अदर्स मतलब अगर इंडिविजुअल का बात करो, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, देन पॉलिटिकल पार्टी हो गया, ठीक है, कोई भी कॉलेज हो गया, है ना, जिसके भी बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा एट्सेट्रा, ये सब लोग 31 जुलाई के अंदर अंदर फॉर्म भर के जमा करेंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन, कॉलेज से पहले पीपी पॉलिटिकल पार्टी 139(3). अब हम लोग आते हैं सेक्शन 139(3). When return of loss to be filed, ठीक है, अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया और लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो क्या फाइलिंग इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे वही बता रहा है कि अगर अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है, ठीक है, इतना खर्चा है कि तुम प्रॉफिट ही नहीं कर पाया, तुम्हारा बिजनेस ह्यूज लॉस कर दिया, तो उस टाइम पे क्या तुम्हें रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को पता है कि इनकम टैक्स ही नहीं पेमेंट करना है, तो किस चीज़ का रिटर्न करें हम क्या हिसाब दिखाएं, हमारा तो लॉस ही हो गया। तो यहाँ पे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें लॉस हुआ है तो फिर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? द रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल्ड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड विद इन द टाइम अलाउड, ठीक है। क्यों? रीजन ये है कि हमें आज जो लॉस हुआ, ये एक हेड ऑफ इनकम है, बिजनेस या किसी भी एक हेड से हमें लॉस हुआ, ठीक है। अब वो लॉस हमारा दूसरा कोई भी हेड ऑफ इनकम से माइनस हो सकता है, सेट ऑफ कर सकते हैं हम लोग उसे। तो अगर हम लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो वो सेट ऑफ अलाउड नहीं होगा। आया मेरा बात समझ में? मतलब तुम्हारा सपोज
5 लाख रुपया पूरा टोटल इनकम है, लेकिन तुम्हारा एक बिजनेस जो है वहां से तुम्हारा 15 लाख का लॉस है, ठीक है, 15 लाख का लॉस है, और तुम दिखा रहा है तुम्हारा 5 लाख का इनकम, टोटल में 5 लाख तुम्हारा एक बिजनेस कमाया है, लेकिन दूसरा बिजनेस 15 लाख का लॉस किया, मतलब टोटल में नेट लॉस कितना हो गया, 10 लाख। सिंपल है। तो ये 10 लाख नहीं दिखा सकता तुम, अगर तुम रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो तुमको अगर दिखाना है ना कि 10 लाख रुपए तुम्हारा लॉस है, तो तुम फाइल करना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि तुम्हारा ये सिचुएशन है, ठीक है। आईटीआर तो सर अभी हम लोग भी फाइल कर ही सकते हैं। एकदम सब लोग कर सकता है। द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड इफ द रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड। क्या क्या? बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज। मतलब अभी देखो, जब लॉस को तुम सेट ऑफ नहीं कर पाता, देखो सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ लॉसेस, इसका मतलब होता है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा जो भी लॉस हो रहा है, ठीक है, उसे तुम अदर हेड इनकम से डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं, सेट ऑफ में दो कैटेगरी होता है एक्चुअली। मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बता दे रहा हूँ जनरल मतलब ऐसे नॉलेज के लिए कि सेट ऑफ जो है दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रा हेड और एक होता है इंटर हेड, ठीक है। इंट्रा हेड का मतलब है कि बिजनेस लॉस माइनस हो रहा है बिजनेस इनकम से। आया मेरा बात समझ में? अच्छा सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि जो बिजनेस इनकम है उससे हम लोग माइनस कर रहे हैं बिजनेस लॉस, और ये हो गया नेट बिजनेस इनकम, ठीक है। अब बहुत टाइम पे क्या होता है कि ये जो बिजनेस का जो लॉस हुआ, ये जो बिजनेस इनकम हुआ, यहाँ पे बिजनेस लॉस आ गया, यहाँ पे बिजनेस लॉस आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट हमारा काम है, हम दूसरे हेड में जाएंगे, हम देखेंगे हमारा दूसरा हेड, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, अदर सोर्स हो गया, उसमें कोई इनकम है कि नहीं। लेकिन बात है कि सैलरी से आप कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, सैलरी से नहीं सेट ऑफ कर सकते। तो मैं वो चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, मैं बस ये बता रहा हूं कि दो तरह का होता है। इंटर हेड का मतलब हो गया विद इन दैट सोर्स ऑफ इनकम, दैट हेड ऑफ इनकम, मतलब बिजनेस इनकम बिजनेस लॉस माइनस माइनस हो सकता है, कैपिटल गेन कैपिटल लॉस माइनस माइनस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी लॉस माइनस हो सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं है, तो फिर तुम्हें दूसरा हेड में जाना पड़ेगा। एकमात्र हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से माइनस हो सकता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तुम हाउस बिजनेस इनकम से माइनस कर सकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटर हेड। तो इंटर हेड मतलब क्या हो गया, एचपी लॉस है, ठीक है, उसे हम लोग माइनस कर रहे हैं फ्रॉम अदर हेड, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एचपी नहीं, कोई भी दूसरा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे बिजनेस इनकम हो गया, या फिर सैलरी से हम लोग माइनस कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी खाली ओनली एचपी के लिए ही अलाउड है और किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है। सैलरी हो गया, अदर सोर्स हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा डिटेल में अगर बताऊं मैं, कैपिटल गेन्स में दो तरह का होता है, एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, एक हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस हो सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होने से वो शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म गेन दोनों से माइनस हो सकता है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग इनटू सो मच डिटेल, फिर भी मैं काफी चीज बता दिया। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि अगर तुम्हें लॉस है तो फिर अपने ये वाला अप्रोच अप्लाई करेंगे कि भैया हम दूसरे इनकम से माइनस करेंगे। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि करंट ईयर में लॉस रह गया, अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसे भैया कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, तो अगला साल जो प्रॉफिट होगा उससे माइनस, राइट, अगला साल जब प्रॉफिट होगा तो अगले साल माइनस कर सकते हैं। तो यहां बता रहा है सेक्शन 139
3 में कि अगर अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हमें कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। ठीक है, सो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस not allowed if ITR is not filed within time। ये एक ढंग का चीज लगा सर। अरे अभी सब कुछ लगेगा, ये मैं अभी शुरू किया, ये सर जो हो है। गया सर, अरे रुक, 7:30 बज गए सर। 5 बजेगा, रुक ना। सर जाना है सर। अरे कुछ देर में 5 बज जाएगा। नहीं सर। अच्छा कैरी फॉरवर्ड हो गया, रुक जा अभी। सर कैरी फॉरवर्ड हम लोग को नहीं करना है ना सर, आप। अरे नहीं अभी यहाँ पे बाकी है। अभी देखो क्या क्या टाइप का लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, मतलब करना अलाउड नहीं होगा। ठीक है, पहला है बिजनेस लॉस। ठीक है, दूसरा है कैपिटल लॉस। ठीक है, एंड तीसरा है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, बहुत लोग का बिजनेस होता है रेस हॉर्स को पालना, मतलब उनको मेंटेन करना है, नॉट पालना नहीं, वो पालतू नहीं होता है, उनको मेंटेन करना। ठीक है, बहुत खर्चा होता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अदर सोर्स में आता है वो। ठीक है, सो ये 1, ये 2, ये 3, ये इनके हेड से अगर लॉसेस होते हैं तो वो अलाउड नहीं होगा कैरी फॉरवर्ड करना। अच्छा तो है, अच्छा लंबा रेस का घोड़ा है ना। अच्छा अभी देखो सेक्शन 139(4), ठीक है, बिलेटेड रिटर्न। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, अगर तुम ड्यू डेट के बाद रिटर्न ऑफ इनकम भरना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए एप्लीकेबल होगा सेक्शन 139(4). ठीक है, 139(4). यहाँ पे मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्या है। इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड within the time allowed under section 139(1) or within the time allowed under notice, ये जरूरत नहीं है, the person may furnish return of income of any previous year at any time before the end of relevant assessment year or the completion of assessment year whichever is earlier। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर तुम टाइम के, जैसे तुम्हारा टाइम क्या, हमारा टाइम क्या है, 31 जुलाई हमारा टाइम था। अगर लीगली देखें, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सटेंड नहीं करता है डेट को तो 31 जुलाई हर साल का हमारा रिटर्न फाइलिंग का डेट है। इसके बाद अगर तुम करता है, हमारा साल कब शुरू हुआ, हमारा साल शुरू हुआ है 1/4/2019 में और ख़त्म हुआ 31 मार्च, राइट। ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, और असेसमेंट ईयर क्या है हमारा 1/4/2020 और ख़त्म हो रहा है 31/3/2021। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किए हैं विदिन 31 जुलाई, फॉर अस इट विल बी 31/7/2020। ये हमारा है रिटर्न फाइलिंग का डेट था। सपोज नहीं हुआ, तो 31 जुलाई 2020 तक हमें भरना था, नहीं भरे, तो फिर हमारे लिए हमारा काम है कि 31 मार्च 2021 के अंदर आप जमा करो। बिलेटेड रिटर्न का रूल है, अगर आप देरी हो गया आपको तो कोई बात नहीं, देरी हो गया, आप 31 मार्च 2021 के अंदर भरो इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि आपने टैक्स भरने में देरी किया, जितना दिन देरी किया उतना दिन का आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। लगता तो है, पेनल्टी भी लगता है। लाख के ऊपर कितना लग जाता है? नहीं, ऐसा लाख के ऊपर नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, इंसान है, पैसा देने से पहले पेनल्टी पूछो। यहाँ पे नहीं मैम, ये नेक्स्ट टॉपिक ही मेरा वो है
नेक्स्ट टॉपिक ही मेरा वो है कि अगर यहाँ पे कंसिक्वेंसेस, क्योंकि ये क्वेश्चन तो होगा ही, ये क्यूरियोसिटी तो हम लोग को होता ही है कि अगर मैं लेट भरा तो क्या, हाँ कंसिक्वेंसेस ऑफ लेट रिटर्न। टॉपिक इंक्लूडेड नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ सर, next day कंसिक्वेंसेस carry ऑफ forward. लेट सर रिटर्न। नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड कीजिए ना अरे सर, एकदम सर टू मच फॉर अ डे सर। आई नो आई नो आई नो दिमाग ले नहीं पाएगा। I सर know, I know. इंट्रोडक्शन क्लास हो जाएगा बात। आई नो कंसिक्वेंसेस ऑफ लेट रिटर्न। पहला है यहाँ पे पेनल्टी, ठीक है, लोग मारेगा हम लोगों को। पेनल्टी, ठीक है। पेनल्टी जो है यहाँ पे बोल रहा है कि पेनल्टी मतलब पीनल इंटरेस्ट, ठीक है, पीनल इंटरेस्ट विच इज अंडर सेक्शन 234A, ठीक है। यहाँ पे जो ये पेनल्टी इंटरेस्ट है, ऐसे we shall be liable for इतना तुम लोग को मस्ती आ रहा है। अच्छा, तुम लोग को पेनल्टी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा सेक्शन 234A के हिसाब से, एंड देन पेनल्टी भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। पेनल्टी दो तरह का हो गया यहाँ पे, एक है पेनल्टी इंटरेस्ट और एक है पेनल्टी। पेनल्टी यहाँ पे बोल रहा है कि ₹5,000 है ना, 5,000 रुपया तुम्हें पेनल्टी देना पड़ेगा सेक्शन 234F के हिसाब से, अंडर सेक्शन 234F, ठीक है। ये देखो तुम लोग का अगर MCQ होता है ना तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि पेनल्टी किस सेक्शन में है, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि अंडर व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ लेट रिटर्न। वहां पे बहुत तरह का टर्म यूज करेंगे, है ना, पेनल्टी होता है या पेनल्टी इंटरेस्ट भरना पड़ता है या फिर खाली इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो चूजिंग द राइट आंसर इज पॉसिबल ओनली इफ ये किया हुआ है तो, ठीक है। अच्छा, सो यहां पे बोला जा रहा है 5,000 रुपया तक आपको भरना पड़ेगा अगर आप 31 दिसंबर के अंदर जमा करते हैं तो, ठीक है। हाँ, 31 दिसंबर के बाद, आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर, तो फिर 5,000 रुपीज 10,000 देना पड़ेगा, ₹10,000 तुम्हें देना पड़ेगा अगर आफ्टर 31 ऑफ दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल 2021 के बाद। हाँ, तो ये अगर असेसमेंट ईयर के बाद अगर तुम भरना चाहता है तो, असेसमेंट ईयर के आफ्टर, हाँ नहीं कुछ नहीं हो रहा, जो जबरदस्ती अरे और दोनों ही है, फेस भी है ये भी अच्छा, है। if income is less than ₹5 lakh, then penalty will not exceed ₹1,000। मतलब तुम्हारा पेनल्टी यहाँ पे बता दिया है 5,000 और 10,000, लेकिन अगर 5 लाख से कम तुम्हारा इनकम है तो तुम्हारा पेनल्टी जो है वो 1,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। बस हम लोग रिवाइज रिटर्न नेक्स्ट डे से करेंगे, ठीक है।